Hello and welcome. This is the second part of chapter Indian Politics, Trends and Developments. In the first part of this chapter, I have already discussed about National Front government. So, era of coalition government started in 1989. 1989 में नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट पावर में आती है, लेकिन 1990 में ही ये गवर्नमेंट फेल हो जाती है और 91 में मिड टर्म इलेक्शन कराए जाते हैं, जिसमें कांग्रेस पावर में आती है और पीवी नरसिंह राव प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। इस वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट के बारे में एंड द फीचर्स ऑफ द एरा ऑफ कोएलिशन। सो लेट्स बिगिन। तो ये जो यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट थी ये आती है 1996 में, और जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि 1991 में कांग्रेस पावर में आई थी और पीवी नरसिंह राव पीएम बने थे, जिन्होंने अपना 5 साल का टर्म पूरा किया। और 96 में अब फिर से लोकसभा इलेक्शन होते हैं। इन 96 के इलेक्शन में अब फिर से ये होता है कि किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आती है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में। बीजेपी को इस इलेक्शन में मिलती हैं 161 सीट्स आउट ऑफ 543। तो बीजेपी 161 सीटें लेकर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर कर आती है, जिसे गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए इनवाइट किया जाता है, और बीजेपी इस इनविटेशन को स्वीकार कर लेती है और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार पीएम पद की शपथ लेते हैं, वे पीएम बनते हैं। लेकिन जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी के पास सिर्फ 161 सीटें हैं, तो यहाँ बीजेपी को अदर पार्टी के साथ में अलाइन करना था, लेकिन कोई भी पार्टी यहाँ बीजेपी के साथ अलाइन करने को तैयार नहीं थी, और 13 दिन तक ये कोशिशें चलती रहीं, लेकिन कोशिशें कामयाब नहीं हो पाई। अब देखिए क्यों यहाँ पर कोई भी पार्टी यहाँ बीजेपी के साथ में अलाइन करने को तैयार नहीं थी, क्यों वे बीजेपी के साथ में नहीं आना चाह रही थी। तो उसका कारण ये था, जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, कि बीजेपी के श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने अयोध्या मंदिर को लेकर रथ यात्रा की थी, जिसमें बीजेपी की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो अदर पार्टियां इस बात से बहुत परेशान थी कि बीजेपी की पॉपुलैरिटी बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ रही है, इसलिए वे बीजेपी को सपोर्ट नहीं करना चाह रही थी। और दूसरे बीजेपी की राम मंदिर से जुड़ने की वजह से भी एक अलग तरीके की छवि बनी हुई थी, जिस वजह से भी अदर पार्टियां बीजेपी को सपोर्ट नहीं दे रही थी। तो इस तरह कोई भी पार्टी बीजेपी को सपोर्ट नहीं करती है, और 13 दिन में ही श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर जाती है, क्योंकि वो अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई थी। अब बीजेपी के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी वो थी कांग्रेस। कांग्रेस के पास थी टोटल 140 सीट्स। अब ये कहा गया कि जब बीजेपी सरकार नहीं बना पा रही है तो कांग्रेस सरकार बना ले, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ डिनाई कर दिया कि सीटें बहुत कम हैं, सिर्फ 140 सीट्स हैं, जो कि बहुत कम है। तो इस तरह कांग्रेस के भी मना करने के बाद जो अदर पार्टीज़ को मिलाकर एक कोएलिशन बना, वो था यूनाइटेड फ्रंट, जिसमें सबसे बड़ा पोर्शन था वो था जनता दल का। जनता दल ये वही वाला है जो नेशनल फ्रंट में था। तो इस तरह यूनाइटेड फ्रंट वाज सिमिलर एज नेशनल फ्रंट ऑफ 1989। इस यूनाइटेड फ्रंट में जनता दल के अलावा और भी कई पार्टियां शामिल थीं, जैसे कि सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी इसमें शामिल थी। इसके अलावा तमिल महिला कांग्रेस इसमें शामिल थी। इसके अलावा इसमें करुणानिधि की डीएमके शामिल थी। तो इस तरह इस यूनाइटेड फ्रंट में कुल 13 पार्टियां शामिल थीं, और इस यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट को आउटसाइड सपोर्ट दिया था कांग्रेस ने और सीपीआई-एम ने। तो इस तरह कांग्रेस और सीपीआई-एम के बाहर से समर्थन, आउटसाइड सपोर्ट से यूनाइटेड फ्रंट, जिसमें 13 पार्टियां शामिल थीं, गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। तो इतनी सारी पार्टियों की वजह से अब ये क्वेश्चन बना कि पीएम कौन बनेगा। तो पहला नाम आया वीपी सिंह का, बट दे रिफ्यूज, उन्होंने मना कर दिया। सेकंड नाम आया ज्योति बासु का, जो कि वेस्ट बंगाल के एक लंबे समय तक सीएम रहे थे, बट दे आल्सो रिफ्यूज, उन्होंने भी मना कर दिया। और फिर नाम आया इनका,
ये हैं एच.डी. देवगौड़ा, जो कि उस समय कर्नाटक के सीएम थे, और ये एग्री हो जाते हैं। तो इस तरह ये बने यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर। लेकिन कुछ ही समय बाद इश्यूज उठ खड़े होते हैं। कांग्रेस ने ब्लेम किया कि कम्युनिकेशन को लेकर बहुत इश्यूज हैं, कम्युनिकेट ठीक से नहीं किया जा रहा है कांग्रेस से, जबकि कांग्रेस एक लार्जेस्ट पार्टी है जिसने सपोर्ट दिया हुआ है, जिसके समर्थन से यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट चल रही है, लेकिन कांग्रेस को सभी मामलों की जानकारी नहीं दी जाती है। इस तरीके का ब्लेम कांग्रेस ने किया और अपना सपोर्ट कांग्रेस ने वापस ले लिया, और ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हार जाते हैं लोकसभा में। लेकिन इसी घटक को, यूनाइटेड फ्रंट को, कांग्रेस दूसरे लीडर के साथ सपोर्ट देने को तैयार हो जाती है। तो एच.डी. देवगौड़ा के बाद यूनाइटेड फ्रंट में ही दूसरे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं आई के गुजराल। ये हैं आई के गुजराल। ये पहले नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट में फॉरेन मिनिस्टर रह चुके थे और सीनियर आईएएस ऑफिसर रह चुके थे। तो आई के गुजराल बनते हैं प्राइम मिनिस्टर, लेकिन इनकी गवर्नमेंट भी ज़्यादा समय चल नहीं पाती है, और 1998 में कांग्रेस अपना सपोर्ट वापस ले लेती है और यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट गिर जाती है। तो इस तरह यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट का हश्र भी नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट की तरह ही होता है। ये गवर्नमेंट भी 2 साल में ही गिर जाती है, जिस तरह नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट 2 साल में गिर गई थी। तो इस तरह ये एक मेजर क्वेश्चन उठ खड़ा हुआ कि ये कोएलिशन गवर्नमेंट इतनी अस्थिर क्यों है और भारत में इनका फ्यूचर क्या है। तो पहले देखते हैं भारत में कोएलिशन एरा के मेजर फीचर्स को। तो पहला फीचर है डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस। 1989 में जब कांग्रेस हारी, तो उसके बाद वो कभी भी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई। 91 में भी जो कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, उसमें भी कांग्रेस को पूरी मेजोरिटी नहीं मिली थी। उसमें भी लेफ्ट पार्टीज ने कांग्रेस को सपोर्ट दिया था, जिसके बल पर कांग्रेस सरकार बना पाई थी। तो इस तरह 1989 का इलेक्शन कांग्रेस सिस्टम को एंड करने वाला साबित होता है। कांग्रेस सिस्टम, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें एक समय में कांग्रेस को 2/3 तक सीटें मिला करती थी, 89 के इलेक्शन में उस कांग्रेस सिस्टम का एंड होता है। सेकंड इज अलायंस पॉलिटिक्स। सिंस नो पार्टी कुड गेट ए मेजॉरिटी, ए नंबर ऑफ स्मॉल रीजनल पार्टीज केम टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अलायंस पॉलिटिक्स का दौर अब शुरू होता है। पहले जो नेशनल फ्रंट बना था और बाद में यूनाइटेड फ्रंट बना था, उसमें तो ये था कि ये कोएलिशन इलेक्शन के बाद बने थे। इलेक्शन के बाद पार्टियां एक साथ आईं और अलायंस बनाया। लेकिन अब पार्टियां क्या करती हैं, अब पार्टियां इलेक्शन से पहले ही अलायंस बना लेती हैं कि कौन कौन सी पार्टियां साथ साथ हैं और वे साथ मिलकर इलेक्शन फाइट करती हैं। नेक्स्ट इज आइडियोलॉजीज कीप्ड असाइड। तो एक बड़ा चेंज पॉलिटिक्स में आया है, वो है कि आइडियोलॉजी दरकिनार कर दी गई है, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और आइडियोलॉजी की इम्पोर्टेंस कोएलिशन पॉलिटिक्स में ख़त्म हुई है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट का। नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट जिसको सपोर्ट कर रही थी टू अपोजिट आइडियोलॉजीज, बीजेपी एंड सीपीआई। बीजेपी जो कि एक राइटिस्ट पार्टी है और सीपीआई जो कि एक लेफ्टिस्ट पार्टी है, ये दोनों ही मिलकर नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही थी। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। क्यों कर रही थी सपोर्ट? क्योंकि इनका एक सीधा सा मकसद था कांग्रेस को पावर से बाहर रखना। और इसी तरह यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट में भी यही चीज़ रिपीट की गई। यूनाइटेड फ्रंट में भी लगभग सेम ही पार्टीज थी जो नेशनल फ्रंट में थी, लेकिन अब यहाँ पर यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट को कांग्रेस सपोर्ट करती है ताकि बीजेपी को पावर से बाहर रखा जा सके, जिससे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर जाए। इसलिए कांग्रेस यूनाइटेड फ्रंट को सपोर्ट करती है। इस तरह हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉलिटिक्स यहाँ बहुत प्रैग्मेटिक हो जाती है और आइडियोलॉजी से उसका दूर दूर तक कोई मतलब नहीं रह जाता है। ये एक तरह से वोटर्स के साथ भी धोखाधड़ी है, क्योंकि आपने कुछ सोचकर किसी पार्टी को सपोर्ट किया, लेकिन उस पार्टी ने इलेक्शन के बाद एक ऐसी पार्टी के साथ अलायंस कर लिया जिसे आप पावर में नहीं देखना चाहते, तो आप खुद को कैसा महसूस करेंगे? खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे। तो इस तरह ये वोटर्स के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है।
इसके अलावा बहुत सी रीजनल पार्टीज मुख्य भूमिका में आती हैं नेशनल पॉलिटिक्स में। जैसे कि यूनाइटेड फ्रंट के जो कन्वीनर थे वो थे चंद्रबाबू नायडू, तेलुगु देशम पार्टी के। तो इस तरह पहली बार हो रहा था सेंटर की पॉलिटिक्स में कि नॉन हिंदी स्टेट्स से प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे। जो एच डी देवगौड़ा थे वो पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो नॉन हिंदी स्टेट से थे। तो इस तरह इंडियन पॉलिटिक्स में ऐसा पहली बार हो रहा था कि रीजनल पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट बन गई थी। और कभी कभी तो ऐसा देखा गया कि किसी एक रीजनल पार्टी की वजह से सेंटर की सरकार गिर गई। इस तरह के एग्जाम्पल हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंट इलेक्शंस। इतनी जल्दी जल्दी इलेक्शन हुए। 1989 में इलेक्शन हुए, उसके सिर्फ 2 साल बाद 91 में इलेक्शन हुए। उसके बाद ये गवर्नमेंट अपना 5 साल का टर्म पूरा करती है 96 तक का, और 96 में इलेक्शन होते हैं। लेकिन ये सरकार अपना टर्म पूरा नहीं कर पाती है और 98 में फिर से इलेक्शन कराने पड़ते हैं। और ये सरकार भी सिर्फ 13 महीने में गिर जाती है और उसके बाद फिर से 1999 में इलेक्शन कराने पड़ते हैं। तो इस तरह इतनी जल्दी जल्दी इलेक्शन हुए इस एक दशक के अंदर। देखिए, ये इलेक्शन कराना कोई मामूली बात नहीं है, इसके लिए बहुत बड़ा बर्डन पड़ता है देश पर, काफ़ी पैसा खर्च होता है। और ये पूरा जो इलेक्शन का बोझ है देश पर पड़ता है। इसी वजह से अभी आपने सुना होगा ये बात हो रही है कि लोकसभा के इलेक्शन और स्टेट्स के इलेक्शन एक साथ कंडक्ट कराए जाने चाहिए। मोदी जी ने इसके लिए अभी इनिशिएट किया है ताकि एक साथ इलेक्शन कराने में जो एक्सपेंस है, जो खर्चा है, वो कम हो। इसके अलावा इतनी जल्दी जल्दी सरकार के गिरने से भी उनका बुरा इम्पैक्ट पड़ता है पॉलिटिक्स पर भी। आप कोई लॉन्ग टर्म जो पॉलिसी है वो नहीं बना सकते। तो उस समय कोalition गवर्नमेंट जो थी वो सिर्फ और सिर्फ इस जुगाड़ में लगी रहती थी कि किस तरह से गवर्नमेंट बचाई जाए, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, दिशा क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट का विज़न क्या होना चाहिए। इन सारी बातों को एक तरफ रखकर सिर्फ इस बात पर फोकस रहता था कि सरकार कैसे बचाई जाए, और कुछ लोग इस बात में लगे रहते थे कि सरकार कैसे गिराई जाए। तो इस तरह की पॉलिटिक्स उस समय की ये जो थी वो चल रही थी। नेक्स्ट इज न्यू इश्यूज। इस समय की पॉलिटिक्स में बहुत से इश्यूज इमर्ज हुए और जो 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट इश्यूज थे वो थे इंटरेस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लास इश्यूज। बहुत सी पार्टीज इन बैकवर्ड क्लास का सपोर्ट पाने के लिए जुट गई और इस तरह की पार्टियों ने बहुत से राज्यों में सरकार भी बनाई जो बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन को सपोर्ट कर रही थी। और जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू था वो था अयोध्या डिस्प्यूट, जो कि शुरू होता है 87 से, जिसके लिए लाल कृष्ण आडवाणी जी रथ यात्रा करते हैं। और इस इशू ने बीजेपी को बहुत फ़ायदा पहुंचाया। बीजेपी का इमरजेंस होता है इस इशू की वजह से, बीजेपी का वोट शेयर इंक्रीज होता है, बीजेपी की स्टेट्स में गवर्नमेंट बनती है, सेंटर में गवर्नमेंट बनती है। तो इस तरह ये 2 इशू जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट रहे हैं उस समय की पॉलिटिक्स में। तो देखिए, अब आगे की वीडियो में मैं ये दो इश्यूज़ पर ही डिटेल में डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये दोनों इश्यू आपके ओल्ड कंटेंट में है और डिलीटेड पोर्शन में नहीं है। तो इन इश्यूज़ पर क्वेश्चन बन सकता है, मंडल कमीशन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या बीजेपी का इमरजेंस कैसे हुआ ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर आप 1990 के बाद की पॉलिटिक्स में अगर पॉलिटिक्स के बारे में अगर जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको इन 2 इश्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए। सीधे सीधे अगर क्वेश्चन नहीं भी बनता है तो भी ये कंटेंट आपको इस चैप्टर से रिलेटेड अदर क्वेश्चन में हेल्प करेगा। तो पहले हम बात करते हैं मंडल कमीशन के बारे में। द जनता पार्टी गवर्नमेंट अपॉइंटेड ए कमीशन इन 1978. So Janata Party when came into power in 1977, they had become important. They had gained ground the cause of the issues of the backward classes in their areas. तो जनता पार्टी ने पावर में आने के बाद बैकवर्ड क्लासेस के इश्यूज़ को इम्पोर्टेंस दिया और इसके लिए जनता पार्टी ने कमीशन, जिसे कहा जाता है मंडल कमीशन, गठित किया। मंडल कमीशन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस कमीशन के जो चेयरमैन थे उनका नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, तो इनके सरनेम पर ही इस कमीशन को मंडल कमीशन कहा जाता है। और जो ऑफिशियल नेम था इस कमीशन का वो था सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन।
और जो कमीशन का ऑब्जेक्टिव था वो था टू लुक इनटू एंड रिकमेंड वेज टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, कि जो पिछड़ा वर्ग है समाज का उसके हालातों को आप देखिए, समझिए और उनमें किस तरह इम्प्रूवमेंट हो सकता है, किस तरह सुधार हो सकता है, इसके लिए सुझाव दीजिए। तो इसके लिए इस कमीशन को गठित किया गया था और जो कमीशन की रिपोर्ट आती है वो आती है 1980 में, और तब तक जनता पार्टी की गवर्नमेंट गिर चुकी होती है और इस कमीशन के रिकमेंडेशंस ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि 1980 के इलेक्शन में कांग्रेस पावर में आती है और इसके बाद 1985 में भी कांग्रेस फिर से पावर में आती है और इसके बाद 1989 के इलेक्शंस में जब जो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट थी वो पावर में आती है तो उसके बाद इसकी रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। एंड कमीशन एडवाइज्ड दैट बैकवर्ड क्लासेस शुड अंडरस्टूड टू मीन बैकवर्ड कास्टेस, कि जो पिछड़ा वर्ग है उन्हें आप पिछड़ी जातियां समझिए। तो इन्होंने जो बैकवर्डनेस का आधार था, जो समाज में पिछड़ेपन का आधार था, उसको जाति के आधार पर बना दिया। मतलब कमीशन का ये कहना था कि कुछ जातियां हैं वो पिछड़ी हुई हैं और वो पिछड़ी हुई इसलिए हैं क्योंकि समाज में उनके साथ भेदभाव होता आया है। और ये जो जातियां हैं जिसकी इस कमीशन ने बात की थी वो एससी शेड्यूल कास्ट से अलग जातियां हैं, और जो एससी एसटी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन था वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में मिला हुआ था। तो इस तरह इस कमीशन का कहना था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स से भी अलग कुछ जातियां हैं जो जातिगत व्यवस्था में निचले स्तर पर आती हैं और उनके साथ भेदभाव होता आया है, इसलिए वो पिछड़ गई हैं। पिछड़ किस लिए गई हैं? सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उनके साथ सामाजिक और आर्थिक भेदभाव होता आया है, सामाजिक और आर्थिक न्याय नहीं हो पाया है। तो इसके लिए उनके सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए इस कमीशन ने कुछ उपाय सुझाए। वो उपाय क्या थे? फर्स्ट इज कमीशन रिकमेंडेड रिजर्वेशन ऑफ 27% सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट जॉब फॉर द ओबीसी। ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट। इस कमीशन ने ये सुझाव दिया कि 27% रिजर्वेशन अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सी रिकमेंडेशंस थी जिनमें इम्पोर्टेंट थी लैंड रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ ओबीसी। तो 1989 के इलेक्शन में कांग्रेस हार गई थी और नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बनी थी। तो इस नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि इस मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट किया जाए। और उस समय नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट में पीएम कौन थे? उस समय पीएम थे वीपी सिंह। तो वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर जॉब में रिजर्वेशन दिया जाए। तो इस तरह 27% सीट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट जॉब में रिजर्व कर दी गई फॉर ओबीसी। और इस डिसीजन के आने के बाद इतने वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू हो गए कंट्री में। पहले तो जो रिजर्वेशन के अपोज में थे वही प्रोटेस्ट कर रहे थे और कुछ समय बाद जो समर्थन में थे वो भी डेमोस्ट्रेशन में उतर आए। तो इस तरह जो इसके विरोधी थे उनकी मांग थी कि 27% आरक्षण वापस लिया जाए, और इसमें स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और इसमें हुआ ये था कि दिल्ली में प्रोटेस्ट के दौरान एक स्टूडेंट ने खुद को आग लगा ली थी, सेल्फ इमोलेट किया था। और इस घटना के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ पूरी कंट्री में उसने थमने का नाम नहीं लिया। जगह जगह पर स्टूडेंट्स वर सेल्फ इमोलेटिंग देमसेल्फ, स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे थे। स्टूडेंट्स का यहाँ ये कहना था कि आपने ऑलमोस्ट सभी जॉब्स तो रिजर्व कर दी हैं और सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी के लिए बचा ही क्या है, तो अब हम पढ़ लिख कर करेंगे क्या जब जॉब ही नहीं है। तो इस तरह पूरी कंट्री में वायलेंट क्लैशेस शुरू हो गए थे और इसे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया, जिसे इंदिरा साहनी केस के नाम से जाना जाता है। ये एक बहुत फेमस केस है, लेकिन कोर्ट ने भी जो गवर्नमेंट थी, जो गवर्नमेंट की जो रूलिंग थी, जो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था उसको अपहोल्ड ही किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि गवर्नमेंट
रिजर्वेशन दे सकती है। एक कमीशन इसके लिए बनाया गया है और उसकी फाइंडिंग्स के आधार पर ये रिजर्वेशन दिया गया है, जो कि सही है, इसमें ऐसा कुछ गलत नहीं है। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी इंदिरा साहनी केस में ओबीसी के रिजर्वेशन को वैलिड कर दिया, वैध कर दिया। और उसके बाद से रिजर्वेशन पर डिबेट या कहें रिजर्वेशन की जो डिमांड्स हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में किस तरीके से राजस्थान और हरियाणा में और देश के अलग अलग हिस्सों में रिजर्वेशन को लेकर प्रोटेस्ट हुए हैं। तो इस तरह जो लोग रिजर्वेशन के फेवर में हैं, देखा जाए तो खुद कुछ हद तक वो ठीक हैं, क्योंकि कुछ जातियाँ जो हैं वो पिछड़ी हुई हैं। लेकिन अगर रिजर्वेशन को गहराई में उतर कर देखा जाए तो सिर्फ पॉलिटिक्स है। कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए दिया गया था, लेकिन उसे जिस तरह बढ़ाया जाता रहा है, कंटिन्यू किया जाता रहा है, उसके पीछे सिर्फ पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं। आज देश की किसी भी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो रिजर्वेशन को सही ढंग से इवेलुएट कर सके। जिन कम्युनिटीज़, जिन कास्ट का अपलिफ्टमेंट हो चुका है, उनके लिए रिजर्वेशन ख़त्म कर सके, इतनी हिम्मत किसी पार्टी में नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनका एक बड़ा वोट बैंक जो है वो खिसक जाएगा और वो पावर में नहीं आ पाएंगी। तो इस तरह ये इशू एक ऐसा इशू बन चुका है जिसका इस्तेमाल ये पार्टियां एक हथकंडे, एक हथियार के रूप में करती हैं, वोट बैंक के रूप में करती हैं, उसको अपने फेवर में करने के लिए। चलिए हम बात करते हैं दूसरे इशू पे। दूसरा इशू जो है उस टाइम की राजनीति का जो सबसे बड़ा फैक्टर हमें देखने को मिलता है 1990s के बाद, वो है राइज ऑफ बीजेपी। देखिए, जब जनता पार्टी की सरकार गिर गई थी तो उसके बाद जनता पार्टी टूट गई थी, और जनता पार्टी के ब्रेकअप के बाद भारतीय जनता पार्टी फॉर्म होती है इन 1980। और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के द्वारा फॉर्म की गई थी जो भारतीय जनसंघ के मेंबर थे। एंड भारतीय जनसंघ वाज द पार्ट ऑफ जनता पार्टी, और जनता पार्टी के टूटने के बाद बनती है भारतीय जनता पार्टी इन 1980। और 1980 के इलेक्शन में और 84 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। 1984 के लोकसभा इलेक्शन में इन्हें सिर्फ 2 ही सीटें मिली थी, लेकिन 84 के बाद की इंडियन पॉलिटिक्स ने जिस तरह टर्न लिया, उसका फ़ायदा बीजेपी को मिला। 2 डेवलपमेंट्स अराउंड 1986 बिकेम सेंट्रल टू द पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी एज ए हिंदुत्व पार्टी। देखिए, जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है वो भारतीय जनसंघ वाली आइडियोलॉजी को ही इन्होंने फॉलो किया है। जैसे कि इसमें वन नेशन वन कल्चर आता है, अखंड भारत आता है, हिंदुत्व आता है। देखिए, यहाँ अगर आप इनके वर्डिंग्स पर जाएंगे तो इन्हें ठीक से समझ नहीं पाएंगे। यहाँ हिंदुत्व से हमें लगेगा कि सिर्फ हिंदू की बात हो रही है, लेकिन इसका अर्थ यहाँ पर ब्रॉड सेंस में है। इसी तरह वन नेशन वन कल्चर, ये भी ब्रॉड सेंस में है, जिसके बारे में मैं कोशिश करूँगा किसी और वीडियो में मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूँ, या आप इनका मीनिंग जानने के लिए संघ की, आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है उसको भी समझ सकते हैं। तो देखिए, उस समय की पॉलिटिक्स में जो 2 बड़े फैक्टर थे, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर था शाहबानो केस। शाहबानो एक 62 ईयर्स ओल्ड एक मुस्लिम महिला थी। शी वाज डाइवोर्स्ड। उसके पति ने उन्हें जो है तलाक दे दिया था। ये है शाहबानो। इन्होंने 1985 में एक केस फाइल किया था फॉर मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड। इनके हस्बैंड ने इन्हें डाइवोर्स दे दिया था, लेकिन किसी तरह का मेंटेनेंस खर्चा वो नहीं दे रहे थे, तो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस के लिए, खर्चे के लिए इन्होंने केस फाइल किया। और इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया वो शाहबानो के फेवर में दिया, मतलब कि उनको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। और यहाँ अगर आपको पता हो तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसमें ये शरीयत को फॉलो करते हैं, और जो ऑर्थोडॉक्स थे उन्होंने इसको अपोज किया कि ये डिसीजन मुस्लिम पर्सनल लॉ में इंटरफेरेंस है। तो इसमें ये इस तरह गवर्नमेंट की को जो है क्रिटिसाइज़ करने लगे कि हमारे पर्सनल लॉ में इंटरफेरेंस है और ये अलाउ नहीं होना चाहिए। और उस समय गवर्नमेंट थी कांग्रेस। किसकी गवर्नमेंट थी? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। और प्राइम मिनिस्टर कौन थे? राजीव गांधी। और गवर्नमेंट कुछ मुस्लिम लीडर्स की डिमांड को ध्यान में रखते हुए एक कानून पास करती है जिसका नाम था मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986।
और इस एक्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था उसको पलट दिया, क्योंकि इस एक्ट में ये प्रोविज़न किया गया था कि डाइवोर्स मेंटेनेंस आदि में शरीयत लॉ को ही फॉलो किया जाएगा। तो इस तरह का एक्ट जो है पास किया गया था 1986 में। और इस एक्ट के पास होने के बाद अब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया जाने लगा कि गवर्नमेंट मुस्लिम्स को खुश करने के लिए ऐसा कर रही है। मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स को खुश करने के लिए गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया है, जिससे कि साहबानो केस के जजमेंट को पलटा जा सके। और सबसे ज़्यादा इसे बीजेपी ने क्रिटिसाइज़ किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो सही है, और कांग्रेस ने ये अननेसेसरी एक्ट पास किया है सिर्फ माइनॉरिटीज़ को खुश करने के लिए, मुस्लिम्स को खुश करने के लिए ये एक्ट पास किया है, ऐसा बीजेपी का कहना था। तो इस तरह के क्रिटिसिज्म में अब कांग्रेस, राजीव गांधी की गवर्नमेंट फंस चुकी थी, क्योंकि कांग्रेस ने ये सिर्फ मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स को खुश करने के लिए और साहबानो केस के फैसले को पलटने के लिए ये एक्ट पास किया था। और इसके अलावा एक दूसरा डेवलपमेंट होता है जो कि आगे चलकर एक बड़ा डिस्प्यूट का रूप ले लेता है, वो है अयोध्या डिस्प्यूट। इसमें यह था कि 1986 में जो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था वो ऑर्डर देता है बाबरी मस्जिद प्रेमिसेस के ओपनिंग का, ताकि हिंदू यहाँ पर प्रेयर पूजा पाठ कर सकें। देखिए, बाबरी मस्जिद बनवाई थी बाबर के जनरल ने, जिसका नाम था मीर वाकी, सन 1528 में। और ये बाबरी मस्जिद बनवाई गई थी मंदिर को तोड़कर। यहाँ उससे पहले भगवान श्री राम का मंदिर हुआ करता था, और यहाँ पर ये माना जाता है कि भगवान राम का जन्म हुआ था। तो इस तरह हिंदुओं की आस्था के केंद्र को तोड़कर ये मस्जिद बनवाई गई थी, जिसका हिंदुओं ने शुरू से ही विरोध किया। और ब्रिटिश टाइम में ये मामला कोर्ट जाता है, जिसमें कोर्ट ने इस पर ताला लगाने का ऑर्डर कर दिया था कि ये डिस्प्यूटेड है, और उसके बाद इस पर ताला लगा दिया गया था। 1986 में फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये फैसला दिया कि ताला खोल दिया जाए, और हिंदुओं को वहाँ पूजा पाठ करने के लिए कोर्ट ने अलाउ कर दिया था। तो इसके बाद इस इश्यू पर मोबिलाइजेशन शुरू हो गया, और बीजेपी का कहना था कि यहाँ मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पहले मंदिर ही था। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने ये डिमांड की कि यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए, और चूँकि जनमत इसके फेवर में था, आम जनता चाहती थी कि वहाँ मंदिर बनना चाहिए, तो इसके साथ ही सिंबॉलिक सीरीज शुरू हो जाती है, जैसे कि राम रथ यात्रा निकाली गई। इस फोटो में आप देख सकते हैं श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने ये रथ यात्रा निकाली थी, और मोदी जी को भी आप इस फोटो में देख सकते हैं। और ये रथ यात्रा ऑर्गेनाइज की गई थी गुजरात में सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक, और इस रथ यात्रा को बिहार में रोक दिया गया था। और बिहार में रथ यात्रा को रोकने के बाद बीजेपी ने सेंटर में जो नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट थी, वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी, उससे समर्थन वापस ले लिया था। और इसके बाद इस इशू पर मोबिलाइजेशन इतनी तेज़ी से शुरू हुआ कि बीजेपी की पॉपुलैरिटी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती गई, और दिसंबर 1992 में इसमें एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। दिसंबर 92 में शुरू की गई थी कार सेवा, जिसे ऑर्गेनाइज किया था बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने। इन्होंने कार सेवा को ऑर्गेनाइज किया। कार सेवा का बेसिकली मतलब था कार्य सेवा। कार सेवा किस लिए? कि जो राम मंदिर बनना है उसके लिए आप अपना श्रमदान कीजिए। तो इसे कार सेवा कहा गया था, जो कि 1992 में ऑर्गेनाइज की गई थी। इट वाज ए वॉलंटरी सर्विस बाय डिवोटीज फॉर कंस्ट्रक्टिंग राम टेम्पल। तो अब यहाँ पर अयोध्या में लोगों का आना शुरू हो गया। देश भर से भारी संख्या में राम भक्त कार सेवा के लिए यहाँ जुटने लगे। और उस टाइम पर उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी की गवर्नमेंट थी, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने भी इंस्ट्रक्ट किया कि कुछ गलत नहीं होना चाहिए। और कल्याण सिंह गवर्नमेंट ने भी एश्योरेंस दिया था, वी विल हैंडल द सिचुएशन, कि कुछ वहाँ पर गलत नहीं होगा। लेकिन होता यह है कि 6 दिसंबर को सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। भारी मात्रा में कार सेवक जुड़ते हैं और बाबरी मस्जिद को गिरा दिया जाता है। ये 3 गुंबद थे बाबरी मस्जिद के, जो कि गिरा दिए गए कार सेवकों या कहें राम भक्तों के द्वारा, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह कार सेवकों के द्वारा ये बाबरी मस्जिद ढहा दी जाएगी। बड़ी संख्या में इसमें कार सेवक मारे भी जाते हैं, क्योंकि वो कोई पूर्व नियोजित नहीं था।
तो लोगों को जो कि ढांचे के अंदर खड़े थे, आसपास में खड़े थे, उन्हें नहीं पता था कि ढांचे का कौन सा हिस्सा उनके ऊपर गिर सकता है या पूरा ढांचा ही गिरकर उनके ऊपर आ सकता है, ये लोगों को नहीं पता था। जिसमें बड़ी संख्या में कार सेवक, राम भक्त जो है, उनकी डेथ हो जाती है। और चूंकि ऐसा हो सकता है, ढांचा कार सेवक गिरा सकते हैं, ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। तो इस पर खेद प्रकट किया बीजेपी और इसके लीडर्स ने। और इसके बाद देश भर में कम्युनल वायलेंस शुरू हो गई हिंदू मुस्लिम्स के बीच। लेकिन इसके बाद जिस तरह का मोबिलाइजेशन शुरू हुआ इस इशू को लेकर, उसका फ़ायदा बीजेपी को इलेक्शंस में मिला। बीजेपी की सीट्स इस इशू के बाद लगातार बढ़ती गई और 1998 में तो बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर कर आई। और इस ग्राफ में, इसे आप यहाँ समझ सकते हैं कि यह ग्राफ आपकी बुक में भी दिया हुआ है। तो यहाँ अगर आप 1984 में देखें तो इस इलेक्शन में मिली थी इन्हें, बीजेपी को सिर्फ 2 सीट और कांग्रेस को मिली थी 415 सीट्स। 89 में अगर हम देखें तो बीजेपी एकदम से जंप करती है और 85 सीट्स बीजेपी को मिलती हैं, जबकि कांग्रेस को यहाँ मिली थी 197 सीट्स। और 91 में 221 सीट्स यहाँ हो जाती हैं और 96 में यहाँ बीजेपी की हो जाती हैं 160 सीट्स। तो यहाँ सीटें घटती हैं और कांग्रेस की सीटें भी यहाँ पर घटी इसलिए थी क्योंकि ये जो बाकी की सीटें थी ये गई थी थर्ड फ्रंट को, जो नेशनल फ्रंट और यूनाइटेड फ्रंट था, ये सीटें उनको गई थी। और गई किस लिए थी? गई इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर मुद्दा था बैकवर्ड कम्युनिटीज़ का मुद्दा। तो इस तरह इस समय की पॉलिटिक्स में यहाँ ये 2 मुद्दे बहुत खास थे, एक तो बैकवर्ड कम्युनिटी का मुद्दा और दूसरा अयोध्या डिस्प्यूट। और 96 के बाद 98 और 99 में बीजेपी को 182 सीट्स मिलती हैं और इन दोनों ही इलेक्शन में बीजेपी अपनी सरकार बनाती है, कोalition गवर्नमेंट लीड बाय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। लेकिन 2004 में बीजेपी की सीट्स कम हो जाती हैं। कम इसलिए हुई थी क्योंकि राम मंदिर बनवाना बीजेपी के इलेक्टोरल मैनिफेस्टो में था, चुनावी घोषणा पत्र में था। बीजेपी ने ये वादा किया था कि वो राम मंदिर बनवाएगी, लेकिन बीजेपी ने ये वादा पूरा नहीं किया था, जिसकी वजह से 2004 में बीजेपी का वोट शेयर कम हुआ और बीजेपी को लोकसभा में कम सीट्स मिली। इसके अलावा राइज ऑफ बीजेपी को हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ जो कांग्रेस का वोट शेयर है वो लगातार कम हुआ है और जो बीजेपी का वोट शेयर है वो लगातार इंक्रीज हुआ है सिंस 1984, जिसे हम कहेंगे बीजेपी राइज टू पावर। तो अब अगर इन 2 इश्यूज़ पर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बीजेपी राइज टू पावर या साहबानो केस और अयोध्या डिस्प्यूट, इसके अलावा बैकवर्ड क्लास पॉलिटिक्स या मंडल कमीशन पर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं। तो इस तरह ये 2 इश्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहे उस समय की पॉलिटिक्स में। ये इश्यूज़ लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स को शेप देते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे NDA 1 and 2 के बारे में, जिसमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पावर में आते हैं इन 1998 एंड इन 1999, जिसमें वे अपना टर्म पूरा करते हैं टिल 2004। और उसके बाद 2004 में आती है UPA गवर्नमेंट और 2009 में भी अगेन UPA गवर्नमेंट पावर में आती है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे NDA 1 and 2 एंड UPA 1 and 2 के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।